जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक बोट्स आरजे तुषीर। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा एक ऐसे हिल स्टेशन पर जहां फॉरेनर्स का जाना मना है। वहां फॉरेनर्स की एंट्री बिल्कुल बैन है। इसका रीजन भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां का एक किस्सा सुनिए। तो बात है अक्टूबर 2018 की। यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया की एक फेमस पॉप सिंगर जाना कास्क यहाँ आती है अपना एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए। LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जैसे ही इस बात का पता लगता है, इमीडिएटली जाना और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, उन्हें फिर कभी भारत ना आने का नोटिस भी थमा दिया जाता है और अगले ही दिन जाना और उसकी पूरी टीम को वापस डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चक्राता कैंटोनमेंट टाउन की, जो कि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये देहरादून सिटी से 80 किलोमीटर दूर है और ये हिल स्टेशन समुद्र तल से 7000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। चारों ओर फैले देवदार और चीड़ के घने जंगल, बादलों से ढकी घाटियां, यहाँ की हवा में अलग सी ठंडक है। ना ज्यादा भीड़ ना शोर, बस प्रकृति का एक शांत, खूबसूरत और अनछुआ रूप। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस जगह को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें धीरे धीरे सामने आने लगती है। कुछ रास्ते और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको एंट्री मिलती ही नहीं। कोई बड़ा साइन बोर्ड नहीं, कोई साफ वजह नहीं बताई जाती, बस यही लिखा मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया। अब ये सुनकर कोई भी बोलेगा, ठीक है, चक्राता एक कैंटोनमेंट एरिया है, ऐसा तो कई जगह होता है। लेकिन क्या सच में बात इतनी सीधी है? क्योंकि आप इस जगह के इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। कभी यहाँ ऐसी फोर्स तैयार की गई थी जिसकी ट्रेनिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अंडर हुई थी। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्पेशल फोर्स की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ मिलकर काम करती है। चक्राता की कहानी समझने के लिए पहले इसकी हिस्ट्री को जानना होगा। 1866 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चक्राता को हिल कैंटोनमेंट के रूप में स्टैब्लिश किया था। चक्राता उनके लिए एक सिक्योर बेस था। बताया जाता है कि फॉर्मर PM इंदिरा गांधी के देहांत के बाद कुछ टाइम के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को PM की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 2020 गलवान क्लैश के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इंपोर्टेंट पीक्स पर कब्जा भी कर लिया था। तो दोस्तों, बात है 1950s की। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत में इन्वेजन किया था तो वहाँ की खाम्पा ट्राइब ने इसका पूरा विरोध किया था। वहाँ की इस खाम्पा ट्राइब ने अपनी एक वॉलंटियर आर्मी भी बना ली थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चूसी गेंद्रुक एंड गोम्पो ताशी, जिसे वॉरियर्स ऑफ तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। फिर एंट्री होती है US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपन और फिलीपींस के आइलैंड्स पर। वहाँ पर इनको मैप रीडिंग की ट्रेनिंग, पैराजंपिंग की ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें तिब्बत में एयर ड्रॉप कर दिया गया। 1958 से लेकर 1961 तक आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई चलती रही और इसी दौरान एंट्री होती है दलाई लामा की। 1959 में दलाई लामा एंटर्ड इंडिया और भारत में लासा के रास्ते एज ए गेस्ट आते हैं। उसके बाद 1959 से लेकर 1968 तक अराउंड 80,000 तिब्बतियंस केम टू इंडिया। फिर 1960 में दलाई लामा को धर्मशाला में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाता है। चाइना ने यहीं से भारत को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया था। फिर अब CIA और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों एजेंसीज मिलकर तिब्बतियन रिबेलियंस को सपोर्ट करने लगी। फिर यहीं से रूप लिया साइनो इंडिया वॉर, इंडो चाइना वॉर 1962, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ। उसके बाद भारत को समझ आ गया कि IB जो एक सोल एजेंसी है, जो काफी नहीं है इनके सपोर्ट के लिए, इसलिए फिर यहाँ से दो एजेंसीज को रेज किया गया, SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एंड लेटर ऑन RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एट द टाइम जनरल थिमैया वाज द आर्मी चीफ। फाइनली 26 अक्टूबर 1962 में साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग होती है और डिसीजन लिया गया कि तिब्बतियन रेजिस्टेंस फोर्स रेज करनी चाहिए टू काउंटर चाइना। फिर 5000 वॉलंटियर्स को तैयार किया गया और डिसीजन लिया गया कि IB इसको लीड करेगी। एट द टाइम भोलानाथ वाज द IB चीफ। फिर US प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, CIA एंड पेंटागन से हेल्प ली गई। अब ये ट्राई एग्रीमेंट साइन हो गया था IB, CIA और चूसी गेंद्रुक के बीच में। ये 5000 तिब्बतियन फाइटर्स फिर पहुंचते हैं IM में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इनको वहाँ मिलिट्री और वेपन ट्रेनिंग दी गई इंडियन आर्मी के द्वारा। फिर 14 नवंबर 1962 को इस पूरे कैडर को 4 पार्ट्स में चक्राता में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद चक्राता में ही SFF का मेन हेडक्वार्टर बना दिया गया। फिर 7 सितंबर 1963 एविएशन रिसर्च सेंटर को रेज किया गया IB को एरियल सपोर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने के लिए। अब बारी आती है SFF को रेज करने की। 25 मार्च 1963। अब तक इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ब्रिगेडियर सुजान सिंह जो 22 माउंटेन ब्रिगेड को लीड कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट 22 के वीर जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने ही इसका नाम रखा था एस्टेब्लिशमेंट 22।
13 सितंबर 1963 को नेहरू चक्राता आते हैं ग्यालो थोंदुप के साथ। ग्यालो थोंदुप जो दलाई लामा के एल्डर ब्रदर थे, और इसी दिन स्टैब्लिशमेंट 22 का नाम बदलकर SFF रखा गया। 1966 में प्रोजेक्ट जेमिनी के तहत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। नेफा से इन्फिल्ट्रेट करके चाइनीज टेरिटरी में घुसकर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लगाए चाइनीज की कम्युनिकेशन को टैप करने के लिए। इस तरह के काफ़ी ऑपरेशन किए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने, जो कि मैक्सिमम क्लासिफाइड ही रखे गए, पब्लिक डोमेन में कभी आए ही नहीं। फिर 1969 में CIA पीछे हट गई। 72 के आते आते बिल्कुल बैकफुट पर आ गई और फिर कंप्लीटली USA ने अपने आप को साइडलाइन कर लिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से। बताया जाता है कि प्राइवेटली राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह होता है और इन सभी वीर जवानों को सम्मानित भी किया जाता है और गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं। जब CIA ने अपने आप को साइडलाइन कर लिया था, फिर उसके बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स RNAW के सुपरविजन में काम करती रही। इनका हेड मेजर जनरल की रैंक का होता है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है PMO को। 21 सितंबर 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को रेज किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सबसे पहले चीफ रामेश्वर नाथ काव थे। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इनका बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। इनके पिताजी की मृत्यु 29 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। उस टाइम पे इनकी माताजी की आयु 25 वर्ष थी। फिर कुछ टाइम बाद ये अपने अंकल के यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो गए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण इन्हें दोबारा लखनऊ लौटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। 1940 में IP का एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया और फिर इंडियन पुलिस में ये भर्ती हो गए। जो भी सोल्जर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ज्वाइन करता है, 3 चीज़ों का पूर्ण त्याग करना पड़ता है: नाम, पहचान और सम्मान। इनकी शुरुआती ट्रेनिंग गुरुग्राम में स्थित कौटिल्य एकेडमी में इन्हें ट्रेड क्राफ्ट के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी, CIA, मोसाद, ISI जैसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के केस स्टडी भी शामिल है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद इन्हें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चक्राता भेजा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग का लेवल बियॉन्ड लिमिट होता है। वेपन और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इन्हें IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है और फिर कमांडो कोर्स के लिए कमांडो स्कूल बेलगाम भेजा जाता है। RNAW का सबसे टेक्निकल पार्ट NTRO के साथ मिलकर इन्हें हवा में तैरते दुश्मन के एनक्रिप्टेड मैसेजेस को पकड़ना होता है। फॉर एग्जांपल, कारगिल वॉर के दौरान RNAW ने ही परवेज मुशर्रफ के कॉल को इंटरसेप्ट किया था और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया था। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, कैसे इस फोर्स को रेज किया गया और क्या उस टाइम पे सिनेरियो था। तो दोस्तों, चक्राता में फॉरेनर्स का आना इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF एक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है। चक्राता स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर है। वो यहाँ पर कोवर्ट ऑपरेशंस की तैयारी करती है, प्लानिंग करती है और समय आने पर उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करती है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पे ओनली इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड होंगे और किसी की एंट्री यहाँ नहीं होगी। चक्राता में एक ऐसी फोर्स रहती है जो गायब भी है और हाजिर भी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में आप कभी चक्राता की तरफ ट्रैवल करें और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार हो तो अपनी कार को देहरादून से ही फुल चार्ज करके लेकर जाना, क्योंकि चक्राता टाउन में कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।